हेलो एवरीवन, सोशल सफ़ियर बाय वनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने कमिटमेंट की थी आपके साथ कि मैं इस बार आपके साथ लेसन 1 हिस्ट्री द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप लेके आऊँगी, तो मैं वही चैप्टर लेके आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और ये छोटे छोटे पीसेस में ही हो सकता है। पर उससे पहले हमें इस चैप्टर में इस मैप को बड़े ध्यान से देखना होगा। इस मैप पे हम बात कर रहे हैं ईयर 1848 की, कि किस तरह से हमने यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे ऑटोमन एम्पायर हो गया, देन हम लोग 2 सिसिलीज़ की बात करेंगे, किंगडम ऑफ इटली, फ्रेंच एम्पायर। इस चीज़ को हमने रिलेट किया है 9th क्लास के फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ, और आपको उसी का ही रेवोल्यूशन का ही जो है रेफरेंस लेना पड़ेगा। फिर हम यूनाइटेड किंगडम्स का पढ़ेंगे, इसमें किंग ऑफ प्रूशिया के बारे में भी इसमें डिटेल में आएगा। तो ये मैप हमारा थ्रू आउट चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स रहने वाला है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, वो है इस पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पर उसकी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके नंबर 1 में याद होना चाहिए कि इस पेंटिंग को किसने बनाया, दैट इज़ फ्रेडरिक सोरियो। उसके बाद फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो, सेकेंड चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और ये जो पेंटिंग है क्या डिपिक्ट कर रही है, उनका ड्रीम। ये रियलिटी नहीं है, ये उनका ड्रीम जो है उसको बता रही है कि आने वाले टाइम में दुनिया कैसी दिखेगी। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो आपकी बुक में ही यह चीज़ ऐसे दी हुई है कि आपकी सबसे पहले पेंटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं इन द ईयर 1848। पेंटिंग किसने बनाई? फ्रेडरिक सोरियो ने, वो भी हमने बात कर ली। और वो कौन थे? वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए हैं। अपने ड्रीम को 4 सीरीज़ में इन्होंने जो है वो विजुलाइज किया है, और उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात की है कि आने वाला वर्ल्ड जो है वो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। जब हम डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो हमें समझ आ रहा है कि हम बात कर रहे हैं अबाउट द डेमोक्रेसी, है ना। जब हम सोशल की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम हम किसकी बात कर रहे हैं? सोसाइटी की। अगर मैंने जैसे आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हम लोग इसको क्लास 9th के साथ रिलेट करें, तो वहाँ पे आपकी सोसाइटी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। तो मोस्टली जो प्रिविलेजेस थी वो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट इंजॉय कर रहा था, लेकिन थर्ड एस्टेट को वो प्रिविलेजेस नहीं मिल रही थी, उनको अर्न करनी पड़ रही थी। तो अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोशल रिपब्लिक की, कि जो भी सोसाइटी में चीज़ें हैं, प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, वो सोसाइटी में बांट दिए जाएंगे। तो रिपब्लिक क्या कहता है? रिपब्लिक कहता है कि जो पर्सन है वो कैसा होगा, जो लीडर होगा हमारा, जो हमें रूल करेगा, वो कैसा होगा? एक इलेक्टेड पर्सन होगा। तो आने वाले टाइम में कोई किंग हमें रूल नहीं करेगा, ये तय है। हम लोग अपने आप को खुद अपने में से ही किसी एक को चुनेंगे जो हमें रूल करेगा। और इसमें इन्होंने जब बात की फर्स्ट प्रिंट में, ये किस जगह की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अबाउट द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि चाहे वो मैन है, वुमेन है, और उनकी एज चाहे कोई भी एज हो, और क्लास कोई भी हो, चाहे जैसे फर्स्ट स्टेट से आ रहे, सेकंड से आ रहे, लोअर है, हायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं, मार्च चल रहे हैं इन अ लॉन्ग ट्रेन। आप अगर इस पिक्चर में देखिए तो देखो कितनी लंबी ट्रेन है लोगों की जो चली आ रही है टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो अब वो कहाँ जा रहे हैं? चल के वो अपना होमेज पे करने जा रहे हैं टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और इसको आर्टिस्ट कैसे रिकॉल कर रहा है? वो कह रहा है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी। पर्सोनिफाइड मतलब उसको क्या रखा उन्होंने? ये लिबर्टी का सिंबल रखा, और सिंबल में भी लिबर्टी के किसको रखा? और वो जो सिंबल है लिबर्टी का, वो क्या इमेज है? वो एक फीमेल की इमेज है, एक फीमेल की फिगर है। और यहाँ पे इनके हाथ में एक टॉर्च है। इसमें देखते हैं पिक्चर में, ये देखिए इनके हाथ में एक टॉर्च है।
टॉर्च किस चीज़ का हमारे लिए वे है? एनलाइटनमेंट। जब एनलाइटन मतलब हमें एक रास्ता दिखाना, अंधेरा है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो वो टॉर्च जो है हमें क्या दिखा रही है? वो हमें रास्ता दिखा रही है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में जो ये टॉर्च है, ये बेसिकली क्या कर रही है? एक रास्ता दिखा रही है। रास्ता किस चीज़ के लिए दिखा रही है? ये हमें कि हमें शो कर रही है ये पाथ किस चीज़ तक जाने का? लिबर्टी तक जाने का। क्योंकि लोगों को अभी तक पता ही नहीं था कि लिबर्टी कैसे अटेन करनी है या हम लिबर्टी कैसे पा सकते हैं। तो उसके लिए अभी तक तो किंग रूल करता था, वो भी हैप्पीली थे, उसके जो भी रूल के अंडर वो लोग चलते जा रहे थे, उनको लगता ही नहीं था कि कोई और वे है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट शुरू होती गई वैसे वैसे जो है लिबर्टी अटेन करने के लिए जो है ये टॉर्च हमें अंधेरे में रास्ता दिखा रही है। और दूसरे हाथ में इनके क्या है? चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। तो आप अगर इसी पिक्चर के सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ दूसरे हाथ की तरफ देखें, तो इनके पास एक चार्टर है। अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन याद हो तो उसमें कुछ राइट्स दिए गए थे मैन को। देन दे आर टॉकिंग अबाउट ऑन द अर्थ पे देखिए फॉरग्राउंड मतलब आगे, ये यहाँ देखना है हमने, यहाँ गिरा हुआ है सामान, देखिए यहाँ देखेंगे हम। फॉरग्राउंड आगे, बैकग्राउंड पीछे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं पेपर्स यहाँ पे शैटर्ड हैं, और वो किस चीज़ का सिंबल है? वो सिंबल है ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। एब्सोल्यूटिस्ट कौन है? जिसके पास पूरी पावर है, और पूरी पावर उस टाइम किसके पास होती थी? किसी राजा के पास या किसी एक पर्टिकुलर रूलर के पास। देन ये इमेज क्या शो कर रही है? एक यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मतलब क्या है? आने वाले टाइम में वर्ल्ड कैसा दिखेगा? वर्ल्ड अभी ऐसा नहीं दिख रहा है, ये एक विजन है कि हाँ एक टाइम आएगा, लोग मार्च करेंगे, लोगों के हाथों में फ्लैग्स होंगे, वो इस तरह से चलेंगे, और उनको जो अट्रैक्ट क्या कर रहा है? फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली लिबर्टी का स्टैचू। तो वो एक टाइम आएगा जब सारे लोग अपनी लिबर्टी के लिए बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन किन चीज़ों पे लड़ी गई थी? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी पे। एंड इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट नेशंस, और इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन नेशंस को कि अलग अलग नेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। अगर आप फिर से पिक्चर की तरफ देखो तो आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ फ्लैग्स इसमें नज़र आ रहे होंगे। तो ये जितने भी लोग हैं ये अलग अलग नेशंस के हैं, और ये अपने फ्लैग लेके कहाँ चल रहे हैं? टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसको अपना होमेज पे करने के लिए कि थैंक यू, आपने हमें एक ऐसा विजन दिया जिसके कारण आज यहाँ पे गवर्निंग का सिस्टम बदल गया है। और इनके ये लोग अपने या तो फ्लैग्स से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या इन्होंने जो कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, उनके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का एंड स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग है। और क्यों ऐसा है कि वो वही फ्लैग है उनका जो एक्चुअल में इन्हीं कंट्रीज़ का फ्लैग है? क्योंकि जिस टाइम 1848 में इस चीज़ की बात कर रहे थे, वो उस टाइम ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दो कंट्रीज़ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, जहाँ पे कि वो रिपब्लिक अपने आप को काउंट कर रही हैं। ओके, वो अपने आप को रिपब्लिक काउंट कर रही हैं। तो आगे बात कर रहा है वो कि जो फ्रांस है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? अगर हम फ्रांस की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके पास इसका रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर है, जो इन्होंने अपने रेवोल्यूशन के टाइम पे यूज़ किया था। ओके, और दूसरा ये एक और कंट्री की यहाँ पे बात हो रही है, वो है जर्मनी। और जर्मनी का जो है उन्होंने कैसे फ्लैग्स लिए हुए हैं? ब्लैक, रेड, गोल्ड फ्लैग्स लिए हुए हैं। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस टाइम जब ये इमेज को क्रिएट किया गया था तब तक जर्मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये सिर्फ एक विजन है, वो तो हमें आज की डेट में पता है कि हाँ जी जर्मनी ऐसा दिखता है, लेकिन उस टाइम जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो वो आगे किस तरह से बनेगा वो उनका विजन है। इसके अलावा और भी बड़ी सारी कंट्रीज़ के लोग हैं यहाँ पे, जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, टू सिसिलीज किंगडम उनका, लोम्बार्डी हो गया, पोलैंड,
रशिया, ईटीसी, इंग्लैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ का इन्होंने नाम लिया है। अब अगर हम इस पिक्चर का नीचे वाला पार्ट तो पढ़ चुके हैं, अगर हम अबव वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो गॉड या गॉडेसेस हैं वो यहाँ पे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब हेवन से हमें कौन देख रहा है, स्वर्ग से हमें कौन देख रहा है, क्राइस्ट देख रहे हैं, सेंट्स देख रहे हैं, एंजल्स देख रही हैं, वो हमारे ऊपर, इस सीन के ऊपर वो गेज कर रहे हैं, हमें देख रहे हैं। और आर्टिस्ट ने इस चीज़ को, भगवानों को ऊपर से जब वो नीचे देख रहे हैं सारे गॉड या गॉडेसेस, उसको कैसे सिंबलाइज किया है, बाय द वर्ड फ्रेटर्निटी। और जब मैं वर्ड फ्रेटर्निटी बोलती हूँ तो उसका मतलब होता है कॉमन ब्रदरहुड, मतलब हम सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहने वाले हैं, भाई भाई बन के या भाईचारा के साथ। तो एक ऐसा टाइम आने वाला है कि जो लोग आपस में लड़ रहे हैं कि इसके पार्ट को मैं एनेक्स करके अपनी नेशन में मिला लूँ या उसके पार्ट के साथ मैं लड़ाई करूँ वहाँ पे और मैं अपने नेशन के साथ मिला लूँ, वो टाइम ख़त्म हो जाएगा और लोग जो हैं वो नेशन स्टेट्स बना के कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ रहना शुरू कर देंगे। यहाँ तक तो अभी हमें उन्होंने समझाया कि ये पिक्चर क्या बात कर रही है और आने वाले टाइम में यूरोप कैसा दिखेगा। तो ये 19th सेंचुरी में दे आर सेइंग कि यूरोप में काफ़ी सारे चेंजेस आ जाएंगे और हम उन्हीं चेंजेस के बारे में इस बुक में पढ़ने वाले हैं। एंड रिजल्ट क्या होने वाला है इन चेंजेस का, उसके हिसाब से एंड रिजल्ट चेंजेस का क्या होने वाला है। पहला, एक तो इमर्जेंस हो जाएगी किसकी, नेशन स्टेट्स की, और दूसरी तरफ जो है मॉडर्न स्टेट का जो कंसेप्ट है जो आपका ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। और अब इसमें अगर मैं बात करती हूँ तो देखो, जब नेशन स्टेट है तो वो कैसा होने वाला है। अगर आज की डेट में हम बात करते हैं, मैं इंडिया के बारे में बोलूँ तो इंडिया एक नेशन स्टेट है। कैसे है इंडिया एक नेशन, क्योंकि हम अगर अपना फ्लैग देखते हैं तो हमें पता लग जाता है ये किसका फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग है। अगर हम लोग अपने इंडिया का मैप देखते हैं तो हमें समझ आ जाता है मैप के थ्रू भी कि हाँ ये किस कंट्री का मैप है, इंडिया का मैप है। तो एक कन्फाइंड एरिया है जिसके बीच में रह रहे हैं, तो वो क्या बन गया, नेशन। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक पार्ट पे किंग रूल कर रहा है, उसको लगा कि चलो ये वाला पार्ट भी मैं अपने साथ जो है वो मर्ज कर लेता हूँ, तो वो उस पर अटैक करेगा, मर्ज कर लेगा, इस पार्ट पे भी अटैक करेगा, इसको भी मर्ज कर लेगा। तो धीरे धीरे उसकी जो टेरिटरी है वो इंक्रीज होती रहेगी। पर उस टाइम तक लोगों के पास कोई आइडिया ही नहीं था कि कोई और या अदर वे ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए लोग इसको ओके समझते थे, कोई बात नहीं, एक राजा ही बदल गया, ये वाला राजा नहीं सही, वो सही। पर इसलिए लोगों ने ज़्यादा आवाज़ उसके ऊपर नहीं उठाई। और यहाँ पे आपकी बुक में बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि नेशन स्टेट क्या है, जहाँ पे कौन सी स्टेट है, मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, not only its rulers, came to develop a sense of common identity। तो देखो हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, मेरे को कोई फ्लैग दिखा दे भारत का, ट्राई कलर दिखा दे, मैं कहूँगी हाँ जी ये मेरे भारत का तिरंगा है। मेरी कॉमन आइडेंटिटी, मेरे को पहचानने का तरीका क्या है, मेरा फ्लैग। मैं कहाँ रहती हूँ, इंडिया में रहती हूँ, मुझे मैप दिखा दो तो मैं कहूँगी हाँ जी ये मेरी कंट्री का मैप है। ओके हम लोगों का जो एक हिस्ट्री है वो भी कॉमन है। जब हम बात करते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स ने किस तरह से हमें आज़ादी मिली, उन्होंने कैसे स्ट्रगल्स किए, मूवमेंट्स जो हैं वो लॉन्च की डिफरेंट, तो वो भी हमारी हिस्ट्री भी कॉमन है, तो हम अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं। सो इसी तरह हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अलग अलग नेशंस जो हैं वो यूनिफाई हुए या बने 19th सेंचुरी में यूरोप में। पर ये जो कंसेप्ट मैं अब आपके सामने लेके आई हूँ, नेशन स्टेट्स एंड मॉडर्न स्टेट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसको कंसिडर कर लो, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। जब हम नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो ये नेशन में क्या है, जो सिटीजन्स हैं वो एक साथ इकट्ठे होके आते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन या फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ, पहला कॉमन आइडेंटिटी के लिए हम लोग आ रहे हैं, हमारी कॉमन हिस्ट्री है, हमारा कॉमन कल्चर है। अब अगर इंडिया की ही एग्जांपल लेती हूँ तो देखो दिवाली सबका फेवरेट फेस्टिवल है,
होली आता है यहाँ पे, तो हमारे फेस्टिवल सारे कॉमन है, तो हमें पता है कि हाँ जी ये मनने वाला है, तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। और नेशन स्टेट में हमने क्या करना है, हमने उखाड़ के किसकी किंगडम को फेंक देना है, राजा की। और यहाँ डायनेस्टिक रूल जैसे कि राजा, राजा का बेटा, बेटे का बेटा एंड सो ऑन, तो हमने उनको नहीं रखना, हमने उसको उखाड़ के फेंक देना है। और जब हम मॉडर्न स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास कौन है, किंग आने वाला है। इसमें कौन रूल कर रहा है, हमारे पास किंग। और यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं ये क्या बनने वाला है, रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स जो भी लीडर होगा या जो भी रूलर होगा इलेक्टेड बाय पीपल। ये याद रखना है आपने, आपके इवन पॉलिटिकल साइंस में भी ये आता है कि रिपब्लिक क्या है। सो किंग है यहाँ पे, सारी की सारी सेंट्रलाइज पावर जो है एक ही पर्सन के हाथ में सारी पावर आ जाएगी। ऑल द पावर्स आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, और उनका कंट्रोल रहता है ओवर अ पर्टिकुलर टेरिटरी। और इस प्रोसेस को अगर मुझे राजा को उखाड़ के कहीं फेंकना है तो मेरे ये प्रोसेस एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसेस है। हमने जब अपनी कंट्री से ब्रिटिशर्स को बाहर किया था तो वो एक दिन का प्रोसेस नहीं था, हमें अप्रॉक्सीमेटली 200 ईयर्स लग गए थे उनको अपनी कंट्री से बाहर करने के लिए। तो इसीलिए मॉडर्न स्टेट में भी चेंज आएगा, जहाँ लोगों में इतनी सेंसिटिविटी आ जाएगी कि उनके राइट्स क्या हैं, लिबर्टी क्या है, उनको इक्वालिटी के लिए लड़ना है। पर ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें टाइम लगेगा। सो आज का लेक्चर मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। उम्मीद करती हूँ कि मैं कोर तक आपको पहुंच के आपके माइंड के आपको एक्सप्लेन कर पाई हूँ द कंसेप्ट एंड द पिक्चर। आगे भी इसी तरह ही लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, विल सी यू सून।